कीव एडवांस मिसाइल बनाने में जुटा है और मॉस्को तक मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है यूक्रेन। द इकोनॉमिस्ट के हवाले से खबर सामने आई है। अब यूक्रेन का ये मिसाइल प्रोग्राम आखिर है क्या? सुमित, इसको लेकर आपसे सवाल करूंगी, उससे पहले इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यूक्रेन करीब 10 मिसाइल प्रोजेक्ट्स में जिस तरीके से जुटा है, यूक्रेन की एक मिसाइल का नाम ट्रैम्बिटा बताया जा रहा है। ट्रैम्बिटा 200 किलोमीटर तक मार कर सकती है। रवि। बिल्कुल, और देखिए ट्रैम्बिटा की अगर बात की जाए तो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। यूक्रेन मॉस्को को ध्यान में रखकर ये सारी मिसाइलें बना रहा है। द इकोनॉमिस्ट के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, तो ये एक अलग तैयारी चल रही है यूक्रेन की तरफ से। और हम ये देख रहे हैं कि मिसाइल ही नहीं बल्कि ड्रोन को भी बड़े पैमाने पर जो है उसका प्रोडक्शन कर रहा है यूक्रेन हमला करने के लिए। सुमित, इसी को लेकर आपसे सवाल कि आखिर यूक्रेन का ये मिसाइल प्रोग्राम किस विजन को देखते हुए वो तैयार कर रहे हैं? देखिए, यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा है कि डिटरेंस पावर उसके पास भी कम से कम ऐसी आ जाए कि वो भी रूस को डरा सके, या बता सके कि देखिए अगर हमारे ऊपर किसी तरीके का न्यूक्लियर अटैक होगा तो फिर हम भी उस आप पे अटैक करने की काबिलियत रखते हैं। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान का नाम इसमें लगातार बहुत सामने आता है। यूरोप की ग्रे मार्केट से भी कहा गया था कि यूक्रेन को लगातार जो न्यूक्लियर आप कह सकते हैं कि जो इक्विपमेंट्स हैं या सप्लाईज हैं वो लगातार मिले। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्या यूक्रेन के पास वो काबिलियत है? अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ इसको एक प्रेशर पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर रहे हैं, हम भी तैयारियों में लगे। लेकिन अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हों, क्योंकि वो जानता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर रशिया की इस जंग का दायरा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, वो यूरोप तक जाएगा, और यूरोप तक जाएगा तो फिर अमेरिका तक भी जाएगा। तो निश्चित तौर पर अमेरिका इसको बहुत कैलकुलेटेड वे में, बहुत आप कह सकते हैं कि फ्री रिस्किंग जोन, उसके दामन तक कोई आंच ना आए, ऐसी कोशिश करेगा। और यही वजह है कि धीरे धीरे आप देखिएगा इस तरीके की खबरें आएंगी कि यूक्रेन के पास ये भी पहुंच चुका है, यूक्रेन के पास ये भी पहुंच चुका है, ताकि जब निगोशिएशंस की बात हो तब कम से कम आपस में ये बात तय हो जाए कि हथियार दोनों तरफ बराबर हैं। लेकिन इस वक्त रूसी कैपेबिलिटीज को देखते हुए खबर सुमित आ गई है, क्योंकि रूसी एयरफोर्स को अब अत्याधुनिक फाइटर जेट मिल चुके हैं और रूसी हथियार कंपनी से Su-57 की नई खेप मिली है। यही एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें Su-34 फाइटर जेट की भी खेप रूस को मिली है। पुतिन के 2 बाहुबलियों का हवा में राज। जी हाँ, कौन से हैं ये बाहुबली, जरा वो भी देखिए। एक तो Su-57 और Su-34 की नई खेप से रूस की ताकत बढ़ेगी, ये बात बिल्कुल साफ है। और यूक्रेन युद्ध में रूस की ताकत में और इजाफा होगा। पिन पॉइंट अटैक में काफी तेजी आ सकती है, यानी टारगेटेड हमले रूस करने में और ज्यादा सक्षम हो सकता है। हालांकि इसकी खासियत जान लीजिए। Su-57 जिसका जिक्र रवि कर रहे हैं, 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान है, रडार की पहुंच से बाहर रहता है और साथ ही 6 मिसाइलें ले जाने की भी इसकी क्षमता है। लंबे समय तक उड़ान भरने की भी ये क्षमता रखता है। Su-34 की बात कर लेते हैं, इसकी क्या खासियत है? तो रूस का फ्रंटलाइन बॉम्बर है ये, 4000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। लंबी दूरी तक स्ट्राइक मिशन में ये काबिल है। इसकी क्षमता है 8000 किलोग्राम तक के हथियार या जो पेलोड्स हैं वो ये ले जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं विनाश करना हो तो ये कितना अपने आप में काबिल है। थापर सर, ये जो हवाई ताकत है रूस की, जाहिर सी बात है यूक्रेन के लिए तो रूस की हवाई ताकत अपने आप में पहले से ही काफ़ी थी, लेकिन जो देश यूक्रेन के पीछे खड़े हैं उनको भी कहीं ना कहीं रूस दिखा रहा है अपनी ताकत की। वो देख लें कि रूस हवा में किस तरह से राज करता है। जी हाँ, ये जैसे कि आपने खुद बताया कि 8000 किलोमीटर की काबिलियत है, 4000, तो ये यूक्रेन के लिए ये पूरा तकरीबन अमेरिका तक पहुंच सकता है। तो ये एक पार प्रोजेक्शन का सूत्र बताया जा रहा है कि हम ये कर सकते हैं, इतनी हमारी काबिलियत है। और एयरफोर्स शुरू से ही रशिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, चाहे मिग के टाइम हो या सुखोई के टाइम हो। शुरू से ही रशिया के पास एयरफोर्स के बहुत प्रोग्रेस किया है, और उसके मुकाबले में अमेरिका ने F-16 और F सीरीज़ के शुरू किए। तो रशिया की काबिलियत एयरफोर्स में यूक्रेन मैच नहीं कर सकता, जो प्रेजेंट हालात, जब अनलेस उसको सपोर्ट बाहर से ना मिलती रहे कंटिन्यूस। तो एक पावर प्रोजेक्शन बन रहा है जो कि सब देशों के लिए है, सिर्फ यूक्रेन को तो वो नॉर्मली अपने एयरक्राफ्ट से टारगेट कर सकता है, उसके लिए लॉन्ग रेंज चाहिए नहीं, क्योंकि जो बॉर्डर के पास के एयरफील्ड्स हैं वहीं से लॉन्च करके वो तकरीबन कवर कर सकता है यूक्रेन को।
लेकिन तो सवाल ऐसे में सुशील सर ये भी है, तो यूक्रेन किस पर निर्भर करेगा? क्या वाकई यूक्रेन की अब कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी वो ट्रंप तोड़ चुके हैं? यही वजह है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए अब यूरोप के देशों का ज्यादा रुख करना पसंद करेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यूक्रेन जो है इस वक्त जो है बहुत ही मैं कहूँगा कि परेशानी की हालात में है। हाँ। क्योंकि जो उनके जो सबसे बड़े सपोर्टर थे प्रेसिडेंट बाइडन, वो अब जा रहे हैं 20 जनवरी को, हमें मालूम है। और जो अब प्रेसिडेंट आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो उन्होंने पहले कह दिया है कि भाई मेरे से कोई सहयोग की उम्मीद मत रखिए, मैं तो आपका युद्ध विराम कराऊंगा। तो ज़ेलेंस्की को मालूम है कि उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ख़राब होने वाली है जब तक, क्योंकि उनको हथियार अगर मिलने कम हो गए या फाइनेंस जो मिल रहा है उनको वो आना कम हो गया, तो उससे, जो कि अमेरिका बहुत बड़ा सपोर्टर है उनका, तो उनकी जो है ये युद्ध जो है उसको कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होगा। अब ये जिस तरह बात हम कर रहे हैं कि वो जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम जो है ड्रोन बना रहे हैं, हम ये मिसाइल बना रहे हैं, ये पावर प्रोजेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन नाटो कितना उनको सपोर्ट कर पाएगा? अगर देखा जाए इस युद्ध के शुरुआत में ही तो यूक्रेन एक परसेप्शन वॉर भी लड़ रहा है कि वो रूस जैसी महाशक्ति से युद्ध करने में सक्षम है, इसलिए उसको सपोर्ट दिया जाए। उसको जस्टिफाई भी इसी परसेप्शन वॉर से यूक्रेन या ज़ेलेंस्की करते रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास इतना ही था। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।